नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वही जो सेंटर ऑफ मास है हम होमोजीनियस बॉडी के लिए देखेंगे, होमोजीनियस बॉडी ऑफ रेगुलर शेप। तो इसको हम समझते हैं कि होमोजीनियस बॉडी क्या होती है। पहले तो हम यही जान लेते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी हम मानते हैं कि वहीं पर कंसंट्रेट है। तो होमोजीनियस बॉडी क्या है वो हम जान लेते हैं। होमोजीनियस बॉडी होती है जिसका पूरा जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सारी बॉडी के अंदर, यानी कि हर एक अगर आप पार्ट देखेंगे तो यूनिफॉर्मली आपको उसका मास मिलेगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके अंदर मास। तो इसलिए हम मास की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास को ले रहे हैं जो बेसिक है इसका। तो इसलिए हमने यहाँ पे मास की बात की कि उसका जो मास होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली सारी बॉडी के अंदर। अब देखिए, अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास निकालना है इस तरह की होमोजीनियस बॉडी का जिसकी रेगुलर जो शेप होती है, तो जैसे कि थिन रोड हो गई हमारे पास, कोई सिलेंड्रिकल हो सकती है उसका क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, डिस्क हो गई, रिंग हो गई, इस तरह की कोई भी रेगुलर बॉडी है तो हम उसके लिए सिमेट्रिकल कंडीशन लगाते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन क्या है वो अभी समझेंगे। तो सिमेट्रिक कंडीशन लगाते हैं ताकि हम उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकें और उसके हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। जो सेंटर ऑफ मास होता है इस तरह की होमोजेनियस बॉडी का, वो हमेशा कहां पे लाई करता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पर। अब ये ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह की एक बॉडी है, तो मान लीजिए कोई भी क्रॉस सेक्शन इसका ले लीजिए, सर्कुलर है या स्क्वायर कुछ भी ले लीजिए। तो इस तरह की लेंथ में ज्यादा है। अगर हम इसकी चौड़ाई देखें, यानी कि अगर आप इस तरह से इसको देखें तो ये मान लीजिए इस तरह की है, तो इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से है और इसकी लेंथ जो है काफी ज्यादा है। तो अब यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक आप मान लीजिए इसकी जो लेंथ है 50 mm है, सेंटीमीटर है, कुछ भी आप मान लीजिए। हम mm में मान लेते हैं कि 50 mm है मान लीजिए। और ये जो है ये इसकी मान लीजिए 10 mm है। तो आप इसका जो हमने बात की यहाँ पे कि ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे होगा या इसका सेंटर ऑफ मास, जो सिमेट्रिक कंडीशन है वो क्या होगी। सिमेट्रिक कंडीशन क्या है कि एक बॉडी जो है अगर हम उसको आधा काट दें तो लेफ्ट और राइट उसका बराबर हो। तो उसी तरह की ये बॉडी है, अगर आप बीच से इसको काट देते हैं तो लेफ्ट और राइट आपको बराबर बिल्कुल एक मिरर इमेज दिखती है। तो सेंटर ऑफ मास इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज्योमेट्रिक सेंटर किस तरह से, यानी कि ये 10 mm है तो यहाँ पे पहले तो आप इसका हाफ कर लीजिए, ये 5 mm पे इस सेंटर आ गया। ये 50 mm पे है तो इसका सेंटर कहाँ पे आ गया, 25 mm पे इसका सेंटर आ गया। तो इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे यहां तक और इस लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा। ये जो सेंटर होगा यानी कि इसका हाफ कर दिया और इस लाइन का हाफ कर दिया। तो इस तरह से आप इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम ज्योमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं। यानी कि जो इसकी शेप थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसका सेंटर निकाला। 10 mm था 5 ले लिया, 50 mm था 25 ले लिया और दोनों की जो लाइन मीट की यहाँ पे, यानी कि ये मान लीजिए ओरिजिन आ गया हमारा O, इसको O पॉइंट आप मान लीजिए। तो ये जो है एक्स एक्सिस मान लीजिए आप सारा, और ये ओरिजिन O मान लीजिए। अब देखिए जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री अगर हम देखें, रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है, यानी कि अगर आप इसको बीच से काट देते हैं तो लेफ्ट राइट इसका बिल्कुल बराबर है। ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास, जहां पे हमने ओरिजिन लिया। सेंटर ऑफ द रोड आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है सेंटर ऑफ रोड है इसका। तो जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, तो मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है, अगर आप ओरिजिन से प्लस की साइड चलते हैं, प्लस की साइड यानी कि राइट हैंड साइड चलते हैं तो ये प्लस है, और इस तरफ अगर आप लेफ्ट हैंड की साइड चलते हैं तो ये माइनस है। तो प्लस की साइड चलते हैं, मान लीजिए आप x डिस्टेंस पे गए और आपको एक एलिमेंट मिला dm। मान लीजिए मास की बात कर रहे हैं हम कि होल मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो हमने कोई स्मॉल पार्ट ले लिया जिसका मास है dm, तो स्मॉल पार्ट का मास dm से डिनोट किया और कितने डिस्टेंस पे है, x हमने ले लिया कि इसका डिस्टेंस है +x, क्योंकि प्लस की तरफ गए हैं। अब ये क्योंकि रिफ्लेक्शन सिमेट्री है तो जितनी दूर आप इस तरफ गए हैं उतनी ही दूर अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएं यानी कि नेगेटिव की तरफ जाएं, आपको सेम एलिमेंट मिलेगा और वो कितनी दूर मिलेगा, -x दूर मिलेगा और सेम एलिमेंट यानी कि उतना ही मास का मिलेगा। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह का एक पेयर बनता है, यानी कि प्लस की तरफ जाएंगे ये, माइनस की तरफ जाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का एलिमेंट, उतने ही मास का एलिमेंट आपको मिलेगा। तो ये एक पेयर बन गया, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का जब आप दोनों तरफ गए। तो इस तरह के पेयर जो है वो तो कैंसिल आउट होते रहेंगे। यानी कि अगर x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम अगर इसका इंटीग्रल ले लें,
यानी कि XDM अगर हम ले लें तो वो तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के पेयर जो हैं लेफ्ट और राइट में कैंसिल होते रहेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है, कोई भी होमोजीनियस इस तरह की कोई थिन रोड है तो वो कहां पे कोइंसाइड करेगा? ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ये इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है तो सेंटर ऑफ मास भी यानी कि ओरिजिन पर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट के जो भी पेयर हैं वो कैंसल आउट होते रहेंगे। तो ये इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। XDM तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि यहीं पे जो ज्योमेट्रिक सेंटर है यहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। यहां से आप ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अलग अलग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, जैसे कि XYZ ले लें, तो इसी तरह से अगर आप 0 से XYZ की तरफ चलते हैं तो दूसरा पेयर कहां पे मिलेंगे आपको? -X, -Y और -Z पर मिलेंगे। अगर आप तीनों एक्सिस लेते हैं तो वहां पे क्या होगा? जैसे यहाँ XDM 0 है तो वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ YDM भी 0 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ जो है ZDM भी 0 हो जाएगा। यानी कि तीनों के इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे अगर आप तीन एक्सिस की बात करते हैं। ये तो हमने सिर्फ एक एक्सिस की बात की कि सेम दूरी पर आपको सेम मास का एलिमेंट मिला, इसी तरह X में, Y में, Z में वही कंडीशन रहेगी और ये सारे 0 आपको मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि आप कोऑर्डिनेट के ऊपर ये इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता। जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही होगा। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो ऑल होमोजेनियस बॉडी है जो इस तरह की रेगुलर शेप की होती हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा कोइंसाइड करता है उनके ज्योमेट्रिक सेंटर से। यानी कि उनका जो बीच का सेंटर आया उसी से सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेगा, यानी कि वहीं पर होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब कुछ शेप्स हम देख लेते हैं जिनके अंदर हम सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरह से निकालते हैं। तो जनरली कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले ट्रायंगल का ले लेते हैं। जो ट्रायंगल का है, ट्रायंगल का हमें जो मिलता है, जो बिल्कुल जो सेंटर ऑफ मास या कहें कि जो सेंटर उसका पॉइंट है वो कहां पे मिलता है। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं तभी इसको ट्रायंगल बोला जाता है। तो अब देखिए जो इसका ये जो कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर से आपको जो है एक लाइन लगानी है जो कि बिल्कुल जो सामने वाली साइड है उसके बीच में जाके कट करे। जैसे कि यहां से आपने लगाई, यहां पे कट की, यहां से आपने लगाई, यहां पे कट की, यहां से आपने लगाई, यहां पे कट की। तो इस तरह से आपको जो है ये लाइन लगानी है। अब जो यहाँ पे ये बीच में ये आपको पॉइंट मिलेगा, जैसे कि ये जो पॉइंट आपको मिला है तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा सेंटर ऑफ मास, या फिर हम इसको बोलते हैं, सिंपल सा नाम देते हैं सेंट्रोइड। कि जो ये सारी मेरिडियन है, मेरिडियन यानी कि ये जो कट कर रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये जो है मिडिल पॉइंट जो आपको मिला, ये जो आपने ये मेरिडियन यहाँ पे काटी, मिडिल पॉइंट मिला, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रोइड आप इसको बोल देते हैं। तो ट्रायंगल का हम इस तरह से निकालते हैं। जो सेंट्रोइड होता है यहां से आप यहाँ पे गिरा देंगे जो बिल्कुल इसका हाफ है, यहां से यहाँ और यहां से यहाँ ये पॉइंट मिलेगा, सेंट्रोइड मिलेगा। सी हम इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये भी हमें ऐसा ही करना है। स्क्वायर आपने ले लिया, ये जो पॉइंट्स हैं इनसे आपको डायगोनल गिरा देने हैं, इस तरह से एक डायगोनल और इस तरफ से ये। तो यहाँ पे जो आपको सेंट्रोइड इसका मिला, कहां पे मिला? बिल्कुल ये जो जहां पे कट की, ये सेंट्रोइड आपको मिला। इसी तरह से रेक्टेंगल के केस में आप देख सकते हैं। रेक्टेंगल के केस में जो है ये यहां से यहां लाइन आई, यहां से यहां आई, यानी कि डायगोनल जहां पे कट किए वहां पे आपको सेंट्रोइड मिल गया, ये मिल गया। तो इस तरह की तो सिंपल शेप्स हैं कि डायगोनल के थ्रू या फिर मेरिडियन के थ्रू आप इनको निकालते हैं। इसी तरह से कुछ हमारे रिंग और डिस्क का भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से, यानी कि जो सर्कुलर चीजें हैं उनका। तो वो कैसे आप निकाल सकते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन अगर आप सीधी लगा दें तो आपको इनका सेंटर मिल जाता है। इसी तरह से ये जो रिंग है, यानी कि जो होलो है अंदर से, बाहर की पेरिफेरी है इसकी, या फिर डिस्क है जो पूरी सॉलिड है, उसका भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जो है सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं हर चीज का। इसी तरह से कुछ अलग अलग तरह की शेप्स हमारे पास होती हैं। तो जैसे कि कोन और पिरामिड है, अगर इसका हमें सेंटर ऑफ मास देखना हो तो वो जो है कहां पे होगा? जो ये वर्टेक्स होता है, बिल्कुल ऊपर वाला कॉर्नर है, वहां से हम जो है एक लाइन लगाते हैं और इस एक्सिस तक वो आती है, इस तरह से वो कट करती है। और ये कितनी दूरी पर होता है जो इसका सेंट्रोइड है? अगर हम देखें तो वर्टेक्स से लेकर ये हमारा होता है, ये टोटल क्या होती है हमारी? h होती है, यानी कि यहां से यहां तक ये तो हाइट है, h है। तो यहां से अगर आप चलते हैं 3h/4 पर आपको जो है ये c मिलता है, सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ मास जो है आप कहते हैं इसको। तो यहां पे ये आपको मिलता है, यानी कि जो बाकी की हाइट बचती है वो कितनी बचती है? एक्सिस तक ये बच जाती है h/4। 3h/4 को जब h/4 से आप प्लस करेंगे तो टोटल h आ जाएगी। तो यानी कि टोटल h है 3h/4, यानी कि
हाइट का 3 गुना करके उसको 4 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें कोन और पिरामिड का सेंट्रोइड मिलता है। इस तरह से बहुत सारी शेप्स होती हैं जिसके ये सेंट्रोइड है अलग अलग जगह पर हमें मिलते हैं, वो हमें याद रखने होते हैं। तो आगे हम चलते रहेंगे, देखते रहेंगे किस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे, किस तरह से इनको जानेंगे। तो ये हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए होमोजेनियस बॉडी, यानी कि वो वहां पे लाई करेगा जहां पे ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ मास वहीं पर आपको मिलेगा। जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वो इंडिपेंडेंट होगी चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ये हमने देखा। और जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो डिपेंड करती है शेप और साइज पे, जैसे कि अलग अलग शेप और साइज पे डिपेंड करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो मास है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है उस पर वो डिपेंड करती है। जो कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, यहाँ पे वो जो पॉइंट मास है उस चीज को भी ये प्रूव करती है। यानी कि हम पॉइंट मास को लेकर चल रहे थे कि जहां पर हम सारा मास कंसंट्रेट मानते हैं, तो वहां पर भी ये चीज जो है प्रूव हो जाती है कि हाँ हम एक पॉइंट मान सकते हैं पूरी बॉडी के अंदर जहां पे सेंटर ऑफ मास जो है यानी कि टोटल मास जो है कंसंट्रेट रहता है। तो इस तरह से जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजेनियस बॉडी ऑफ रेगुलर शेप के आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।